नमस्कार बच्चों, मैं संजीत और आपकी तैयारी को और भी मैं बेहतर बनाने के लिए आज मैं ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर को लेकर आया हूं, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि मैं लिख के रखा हूं कि आपकी सफलता ही हमारा क्या है, संकल्प है। और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखेंगे, है ना। और यदि आपको वीडियो वाकई में पसंद आती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जो कि नाम है संजीत WWTC। आपके यूट्यूब पे मैं हमेशा आपके बेहतर शिक्षा के लिए अपने चैनल पे वीडियो को अपलोड करते रहता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे, है ना। चलिए, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं प्रश्नों को शुरू कर रहा हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि इससे बाहर आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कि भारत की भौगोलिक आकृतियों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है। तो भारत की समस्त भौगोलिक आकृतियों को 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, हिमालय की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी है। तो हिमालय की लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है वो 400 किलोमीटर है, जो कि जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में यदि आएंगे तो इसकी चौड़ाई जो है वो 150 किलोमीटर तक आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, सबसे उत्तरी हिमालय को किस नाम से जानते हैं। तो सबसे उत्तरी हिमालय को हम लोग 3 नामों से जानते हैं, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय अथवा हिमाद्री के नाम से जानते हैं। तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8848 मीटर है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में। और भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8598 मीटर। नेक्स्ट सवाल, हिमालय का जो क्रोड है, हिमालय का क्रोड जो है वो किस चट्टान का बना है। तो हिमालय का क्रोड जो है वो ग्रेनाइट चट्टान का बना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय के हिमाचल या निम्न हिमालय में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल, कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की जो घाटियां हैं वो हिमाचल या निम्न हिमालय में ही स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सबसे बाहरी हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे बाहरी हिमालय को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे बच्चों, आपकी बेहतर तैयारी और आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। मैं बार बार आप लोगों के बीच में दोहरा रहा हूँ। आपको वीडियो यदि पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य कीजिएगा। निम्न हिमालय, हिमाचल निम्न हिमालय होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, एवं शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे दून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल, देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून किस हिमालय में स्थित है। यानी ये जो जितने भी दून आप देख रहे हो ये सभी के सभी जो है वो शिवालिक में स्थित है। अगला सवाल, हिमालय के ही आपका वितरण से, हिमालय के विभाजन से ही संबंधित सवाल है कि सतलज एवं सिंधु नदी के बीच के हिमालय को, यानी सतलज और जो सिंधु नदी का जो एरिया है, यानी ऊपर में जो सिंधु नदी फ्लो कर रही है और उसके बाद आपका सतलज नदी है, तो इसके बीच के हिमालय को किस नाम से जानते हैं। तो पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। इसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, इसे आपका हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो इसका भी 3 नाम है,
पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय। ठीक इसी प्रकार से सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को, सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को हम लोग कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो नेपाल हिमालय जो है वो काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। याद रखिएगा, बस वीडियो को आप 2 बार देखिए, आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैं इस तरह से वीडियो को बनाया हूं ताकि आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कवर अप हो जाएं। असम हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? असम हिमालय जो है वो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है। उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किस नदी तंत्रों के द्वारा हुआ है? तो उत्तरी मैदान का निर्माण जो है बच्चों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों के द्वारा हुआ है। उत्तरी मैदान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? एक और सवाल उत्तरी मैदान से ही कि उत्तरी मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो उत्तरी मैदान में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। मैं एक टॉपिक से रिलेटेड जितने तरह के सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को मैं अपने वीडियो में इंक्लूड किया हूं ताकि उससे एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल जो है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी का पूरा ये निचोड़ है, इससे बाहर का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का जो चांसेस है वो बिल्कुल ना के बराबर है। उत्तरी मैदान की लंबाई और चौड़ाई जो है वो कितना है? तो उत्तरी मैदान की लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर है एवं चौड़ाई जो है वो 240 से 320 किलोमीटर के बीच है। दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? दो आब कहते हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को, अब हम लोग उत्तरी मैदान का विभाजन पढ़ेंगे, है ना। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को हम लोग पंजाब का मैदान कहते हैं। पंजाब के मैदान का निर्माण जो है वो किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो पंजाब के मैदान का निर्माण जो है वो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एवं सतलज नदियों के द्वारा किया गया है। जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। खादर, नई जलोढ़ को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। अब आइए हम लोग प्रायद्वीपीय पठार पे चलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? तो प्रायद्वीपीय पठार की आकृति जो है वो मेज के आकार की है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किस प्राचीन भूमि के टूटने एवं अपवाहित होने के कारण हुआ है? तो गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाहित होने के कारण हुआ है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। समय को देखते हुए कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस। प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा गया है। मध्य उच्च भूमि, सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो मध्य उच्च भूमि है और नीचे का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? तो वो दक्कन का पठार कहलाता है। ये आपका हो गया मध्य उच्च भूमि और ये जो हो गया वो दक्कन का पठार है। नेक्स्ट सवाल, चंबल, सिंध, बेतवा एवं केन, चंबल, सिंध, बेतवा और केन किस क्षेत्र की नदियां हैं? तो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां हैं। नेक्स्ट सवाल अच्छा क्वेश्चन है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार का, यानी मध्य उच्च भूमि ये था ना, तो इसके पूर्वी भाग को किस पठार के नाम से जाना जाता है? तो इसे बुंदेलखंड का पठार अथवा बघेलखंड का पठार कहते हैं। हमारा छोटा नागपुर का पठार है ना, छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो भी प्रायद्वीपीय पठार यानी कि वो मध्य उच्च भूमि का ही ये भाग है। दक्कन की पठार की आकृति कैसी है? तो आप देखिए दक्कन के पठार की आकृति कैसी है? तो बिल्कुल कैसी है? त्रिभुजाकार है, ठीक है। याद रखिएगा दक्कन का पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। आपके एनसीईआरटी बुक में भी आपका मैप में दिया गया है। नेक्स्ट सवाल, मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग पठार एवं उत्तर कचार पहाड़ी
किसका विस्तारित रूप है? तो ये दक्षिण के पठार का ही विस्तारित रूप है। आइए अब हम लोग पश्चिमी घाट से संबंधित सवालों को देखते हैं। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? तो पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर के बीच है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी मानी जाती है? 900 से 1600 मीटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुड़ी। ठीक है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? अनाईमुड़ी। ठीक इसी प्रकार से पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? तो महेंद्रगिरी। याद रखिएगा, पश्चिमी घाट का यदि पूछ रहा है ना, तो पश्चिमी घाट ये है हमारा, तो यहाँ पे सबसे ऊंचा चोटी कौन है, शिखर कौन है? अनाईमुड़ी। और पूर्वी घाट मतलब ये वाला, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? तो महेंद्रगिरी। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, मैं आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ। प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ना, प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो हमारा ये है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। और काली मृदा का निर्माण किस चट्टान से होता है? तो काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। नेक्स्ट सवाल आपका राजस्थान से आता है, जो मरुस्थल पढ़ना है हम लोगों को, कि भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी लूनी है। याद रखिएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? लूनी, है ना, याद रखेंगे, लूनी सबसे बड़ी नदी है भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र की। अर्धचंद्राकार बालू के जो टीले पाए जाते हैं रेगिस्तानों में, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बरकान के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हूँ। आप चाहो तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। पश्चिमी घाट के क्षेत्र में स्थित तटीय मैदान का सबसे उत्तरी भाग, तटीय मैदान का सबसे उत्तरी भाग है ना, पश्चिमी घाट का बोल रहा है, तो ये तटीय मैदान का सबसे उत्तरी भाग जो यानी ऊपर वाला जो भाग है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो कोंकण का मैदान कहते हैं। और बीच के भाग को हम लोग कन्नड़ का मैदान कहते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? कन्नड़ का मैदान। ठीक है, और पश्चिमी घाट के क्षेत्र में स्थित तटीय मैदान के सबसे दक्षिणी भाग यानी सबसे नीचे का पार्ट का जो है, उसे किस तट के नाम से जानते हैं? तो मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, पूर्वी घाट में स्थित तटीय मैदान के सबसे उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? ठीक इसी प्रकार से आप लोग देखोगे कि ये पूर्वी तटीय क्षेत्र हो गया ना, तो यहाँ तटीय मैदान का जो सबसे उत्तरी भाग है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? उत्तरी सरकार के नाम से। पूर्वी घाट में स्थित तटीय मैदान का सबसे दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट, इसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण झील कौन सी है? तो चिल्का झील, जो कि ओडिशा में है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। याद रखिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो मैंने बताया कि उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिणी भाग में ये आपका स्थित है। नेक्स्ट सवाल, आप द्वीप समूह से अब हम लोग आते हैं। किस द्वीप को प्राचीन समय में लकाद्वीप, मिनिकॉय एवं एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था? तो लक्षद्वीप को ही लकाद्वीप, मिनिकॉय एवं एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? कावारत्ती। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में आया है। लक्षद्वीप का कौन सा भाग जहां मनुष्य का तो निवास नहीं है, परंतु एक वहां पर पक्षी अभ्यारण्य है? तो याद रखिएगा, पिटली द्वीप। परीक्षा में पूछ देगा पिटली द्वीप कहां पर है? तो लक्षद्वीप, ऐसा नहीं कि अंडमान निकोबार में चले जाएंगे।
ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ किसका उदाहरण है? ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, वो प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर। याद रखिएगा, बैरन द्वीप पूछेगा तो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। और पिटली द्वीप पूछेगा तो कहाँ पर है? लक्षद्वीप में, है ना। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। और वाकई में यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वीडियो को आप लोग शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।